जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का संपूर्ण अवलोकन करने वाले हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। वर्ल्ड हिस्ट्री, मान लीजिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा चैप्टर क्या है, कहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट है और कहाँ इसका अंत है। आपको ये सब जानना चाहिए। यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि कैसे स्टडी करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से विशेष रूप से चैप्टर आते हैं जो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं। मेन रूप से यहाँ से यूपीएससी मेंस में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं विश्व का इतिहास पढ़ना? तो देखिए, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को सीरियल बाय सीरियल बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए आपको पुनर्जागरण काल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण का मतलब नव चेतना का विकास। इसमें अलग अलग प्रकार के लेखक आए, अलग अलग प्रकार के कलाकार आए, इस समय अलग अलग प्रकार के मूर्तिकार आए और नव चेतना का विकास किए। यानी सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है पुनर्जागरण काल। तो सबसे बेसिक फंड है आपका स्टार्ट करने का, वो है पुनर्जागरण काल। यानी आप पुनर्जागरण काल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक है पुनर्जागरण काल। यानी इसमें आपको मिलेगा कि मानव के अंदर कैसे रूढ़िवादिता खत्म होती है और नव चेतना का विकास होता है। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन। इसके बाद आता है धर्म सुधार आंदोलन, जो कि धर्म के क्षेत्र में जब धर्म पर घिनौनी हरकत की जाती है, धर्म के विरुद्ध गलत विचार फैलाए जाते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग किया जाता है, उस समय जर्मनी के कहे जाने वाले धर्मशास्त्री मार्टिन लूथर एक अलग धर्म के क्षेत्र में एक अलग मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यही आपको पढ़ना है। यानी धर्म सुधार आंदोलन में आपको विशेष रूप से मार्टिन लूथर का योगदान पढ़ना है कि धर्म के क्षेत्र में मार्टिन लूथर का क्या योगदान रहा, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट समुदाय की गठन किया। जो कि देखिए, मेन रूप से देखिए, ईसाइयों का दो समूह था, कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई। जो कैथोलिक ईसाई थे वह मंदिरों में, पवित्र स्थानों पर अत्याचार करते थे, गलत विचार को फैलाते थे। उसी को रोकने के लिए, उसी के विरुद्ध में मार्टिन लूथर ने एक समुदाय, एक धर्म की स्थापना की, जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट समुदाय या धर्म। यानी प्रोटेस्टेंट समुदाय या धर्म, उसी के विरुद्ध में, उसी को रोकने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए, क्रूरता को रोकने के लिए मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म की स्थापना की, जो मानव समाज के अंदर नव चेतना लाई। तो आपको पुनर्जागरण काल बता दिया, धर्म सुधार आंदोलन बता दिया। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है औद्योगिक क्रांति। इसके बाद आपको पढ़ना है औद्योगिक क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जो उद्योग के क्षेत्र में हुई हो। यानी एक ऐसी क्रांति जिसका संबंध उत्पादन से हो, जिसका संबंध बहुत अधिक उत्पादन से हो, वह है क्या? औद्योगिक क्रांति। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति क्या होता है, सब कुछ मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं, सर्च करिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है, नीचे आपको वीडियो मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको औद्योगिक क्रांति में पढ़ना क्या पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पढ़ा जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होते हैं, औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुए, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, और औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ। तो देखिए,
और इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति अलग चीज़ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अलग चीज़ है। तो देखिए, इंग्लैंड में होता है औद्योगिक क्रांति, आपको मैंने बता दिया औद्योगिक क्रांति पढ़ा जाता है। औद्योगिक क्रांति का कारण, औद्योगिक क्रांति क्यों स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और इसका कारण क्या था, परिणाम क्या निकला और इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड से ही हुआ। तो आपको पढ़ना पड़ता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के जन्म के कारण, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफल क्यों रहा, उसका कारण, परिणाम, प्रभाव पढ़ना। तो देखिए, अगला हेडिंग है उपनिवेशवाद, यानी उपनिवेशवाद की स्थापना कैसे होती है। जब औद्योगिक क्रांति हुआ, जब नए नए देशों का खोज हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, यानी उत्पादकता में वृद्धि आने लगी, तो क्या हुआ, उपनिवेश की स्थापना होने लगी। यानी एक देश जहां कच्चा माल मिलता था उसको अपना उपनिवेश बनाने लगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। क्यों, क्योंकि वो कंपनियां बैठाना चाहते थे, लेकिन कंपनी बैठाने के लिए सूती वस्त्रों का उपयोग करने के लिए कपास, जो भी यहाँ पर कच्चा सामग्री था उसको ले जाते थे, लेकिन अंग्रेज के यहाँ नहीं मिलता था। तो उसने भारत को क्या बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब कि कच्चे मालों की स्रोत। कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कच्चा माल चाहिए, उसको बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल मिलेगा कहाँ से, तो उसने देखा कि भारत के अंदर कच्चे माल का भंडार है। तो उसने क्या किया कि भारत को अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ से कच्चे मालों की क्या किया, निर्यात किया। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या हुआ, कैसे कैसे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कैसे अब देश अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किए, ये पढ़ना पड़ता है। इसके बाद पूंजीवाद, यानी धन के क्षेत्र में वृद्धि। पूंजी का मतलब पैसा, वाद का मतलब विचार, यानी एक ऐसी विचारधारा जो धन से संबंधित हो। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है पूंजीवाद के बारे में। इसके बाद आती है इंग्लैंड की क्रांति। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है सामान्य क्रांतियों के बारे में, जैसे कि इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति का कारण क्या था, इंग्लैंड की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इंग्लैंड की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इंग्लैंड की क्रांति का उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड की क्रांति का रिजल्ट क्या निकला। यानी आपको इन सब टॉपिक्स को इंग्लैंड की क्रांति के अंदर डिस्कस करना पड़ता है। इसके बाद आपको उसी तरह पढ़ना पड़ता है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति क्यों स्टार्ट हुई, अमेरिका की क्रांति को स्टार्ट होने का कारण क्या था, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से अमेरिका की क्रांति संपन्न हुई, क्यों हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, कारण क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, प्रभाव क्या पड़ा, इन सब का आपको अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद उसी तरह फ्रांस की वांसी गठन के योगदान के बारे में आपको अमेरिका के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति लुई 14वां से लेकर आपको स्टार्ट करना पड़ता है। फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था कैसे हटा, आपको इसका अध्ययन करना पड़ता है। जो राजतंत्र व्यवस्था था उस देश को कैसे नुकसान पहुंचाया, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है। यानी फ्रांस के अंदर कैसे राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की गई, इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति का, कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु था, कौन सा ऐसा बिंदु था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस के अंदर अचानक परिवर्तन हुई, वो कैसा परिवर्तन था, वो किसके लिए परिवर्तन था, आपको पढ़ना पड़ता है। और आपको अंत में रिजल्ट मिलेगा कि फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है रूस की क्रांति। उसके बाद आता है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी एक ऐसे राष्ट्र की भावना,
राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद का मतलब कि राष्ट्र के प्रति विचार। तो हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में अपने राष्ट्र के प्रति कैसे विचार आया, अपने राष्ट्र के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति सद्भावना, राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच, राष्ट्र का विकासशील क्या है, राष्ट्रवाद है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव, कौन से ऐसे कारक थे, कौन से ऐसे बिंदु थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद को संपन्न कर पाए। इसके बाद इसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है इटली का एकीकरण, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जर्मनी का एकीकरण। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद आपका लेसन का नाम है। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। इसके अंदर आपको फ्रांस, प्रसा युद्ध, बिस्मार्क यानी इन सभी का योगदान पढ़ा जाता है किसके अंदर, यूरोप के राष्ट्रवाद के अंदर। इसके बाद आती है आपका अगला हेडिंग चीनी क्रांति, यानी इसको क्या पढ़ा जाता है, चीनी क्रांति। यानी ये क्या है, ये भी एक क्रांति है, ये भी एक क्रांति है, क्या नाम है, चीनी क्रांति। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। उसके बाद आपको अगला हेडिंग आता है जर्मनी का जर्मनी साम्राज्यवाद। जर्मनी अपने कैसे साम्राज्य का विकास करता है, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट हेडिंग प्रथम वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। यानी प्रथम वर्ल्ड वार क्यों हुआ, कारण क्या थे, कौन कौन से। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक्स है ना, जैसे पुनर्जागरण काल कोई छोटा टॉपिक्स नहीं है, बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको जानने को मिलेगा कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण था, कहाँ से शुरुआत हुई, किस सन में शुरुआत हुई, इसमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों के मनोभाव को, सद्भावना को बदलने के लिए, मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास करने के लिए कौन कौन से ऐसे लेखक आए, कौन कौन से उनकी रचना आई जो मानव समाज को परिवर्तित कर पाई। तो देखिए हर एक टॉपिक अपने आप में विशाल है, समुद्र की तरह गहरा है। पढ़ना है तो आपको अंदर तक जाकर पढ़ना पड़ेगा। हर एक हेडिंग क्या है, हर एक हेडिंग में गहराई है, ये नहीं ये सिर्फ चैप्टर के नाम है। जब इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत से देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही आसान है, बस आपको आसान बनाकर पढ़ना है। यदि आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जाइए हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, देखिए वहाँ पर आपको धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण काल, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति बहुत ही आसान भाषा में अवेलेबल है। तो देखिए मैं अब बात कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, कौन कौन से देश भाग लिए, किन किन देशों को पराजय का सामना करना पड़ा, कौन विजय हुआ, कौन शक्तिशाली रहा, क्या कारण था वर्ल्ड वार का, क्या परिणाम हुआ। इसके बाद जो वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, इसका क्या विश्व पर प्रभाव पड़ा, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी ऐसी कमी थी, कौन सा ऐसा कारण था कि फिर से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का ही कारण था। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको पढ़ना है, इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो देखिए इसके बाद स्टार्ट होता है भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी ये हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कौन कौन से टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।